हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट सेल्स एंड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज किरचॉफ्स लॉ. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा. सो इनका यूज़ कब होता है? जब सर्किट्स में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है. लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस हम लोग सिंपली सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन से नहीं निकाल सकते हैं. सो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल? किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको हम लोग जक्सन रूल भी कहते हैं. सो व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? सो स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं डायग्राम से. मान लेते हैं कोई हमारा ये जंक्शन है और जंक्शन पर कई करंट्स मिल रही हैं. यहाँ पर इस टाइप से मान लेते हैं ये करंट I1 है. इट इज गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन. ये जंक्शन संधि की ओर जा रही है. और मान लेते हैं ये करंट है I2 और ये भी जंक्शन की ओर जा रही है. और ये मान लेते हैं हम लोग की करंट है I3 और ये करंट है हम लोग की I4 और ये करंट है हम लोग की I5. सो I1 I2 आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड I3 I4 एंड I5 आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन. सो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग ऐसे लिख लें I1 प्लस I2 और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस I3 और माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. या फिर इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0. सो हम लोग किरचॉफ के फर्स्ट रूल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट है फॉर एनी जंक्शन algebraic sum of the currents entering the junction is equal to the algebraic sum of the current leaving the जंक्शन. संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है. फॉर एनी जंक्शन algebraic sum of the currents entering the junction is equal to the algebraic sum of the currents leaving the junction. एक तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं. फॉर any junction algebraic sum of the currents meeting at any junction is equal to 0. Algebraic sum of the currents meeting at any junction is equal to 0. किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट रूल को इसीलिए जंक्शन रूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें
करंट्स जो किसी जंक्शन पर मिलती हैं करंट्स, उनके ऊपर बेस है ये हम लोग का फर्स्ट रूल। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स सेकेंड रूल। सो व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड रूल? सेकेंड रूल को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फॉर एनी क्लोज लूप, अगर हम लोग किसी क्लोज लूप ले लें, जैसे यहाँ पर ये क्लोज लूप मान लिया फर्स्ट है और ये क्लोज लूप सेकंड है, अगर हम लोग क्लोज लूप लें तो इसमें जो पोटेंशियल में चेंज होगा दैट विल बी जीरो। सो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। और अगर सेल से करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में v को हम लोग क्या ले सकते हैं? v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग e माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। सो सिग्मा e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? सिग्मा e माइनस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू जीरो। सो सिग्मा e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? सिग्मा आई आर। सो स्टूडेंट, हम लोग किरचॉफ के सेकेंड रूल को भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is equal to या is जीरो। और सेकेंड तरीका ये हम लिख सकते हैं द एल्जेब्रिक सम या फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance in the circuit। सो फर्स्ट रूल क्या, फर्स्ट तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। किसी बंद पास के लिए विभव में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है। और सेकेंड तरीका यह है कि फॉर एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टर्स इन द सर्किट। किसी बंद पास के लिए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इतना नोट कर दें। उसके बाद हम लोग इस फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिगर से किरचॉफ के सेकेंड रूल को समझते हैं। सो सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में देखते हैं कि साइन हम लोग कैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है हमारा R ओम का, इसमें I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। सो अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लोग I और R के प्रोडक्ट को कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लोग इसको प्लस लेंगे। सो जब हम लोग करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस केस में जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे
तो फिर हम लोग करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही हम लोग सेल के केस में अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करेंगे तो उस केस में माइनस का ही लेंगे, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे तो प्लस का ही लेंगे। सो करंट की डायरेक्शन के लिए माइनस का IR और करंट के अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस IR, और प्लस से माइनस की ओर मूव करने के लिए माइनस का ही रहेगा, और माइनस से प्लस के लिए प्लस का ही रहेगा। सो अब हम लोग कहते हैं फॉर क्लोज्ड लूप AHDCBA, हम लोग क्लोज लूप लेंगे AHDCBA। सो इसमें देखते हैं करंट हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो I1 करंट हम लोग का है इस डायरेक्शन में, और हम लोग भी A से H की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा माइनस का 30 I1, और यहां पर जब हम लोग आएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 45, और ये करंट I3 इस डायरेक्शन में, और हम लोग भी DCBA की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 41 ओम माइनस का 41, और ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर क्लोज लूप, अब अगर हम लोग क्लोज लूप ले लें AHDEFGA, AHDEFGA, तो इस केस में क्या होगा हम लोग A से H की ओर मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 I1, माइनस का 30 I1। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब हम लोग करंट देखो I2 इधर हो रही है और हम लोग किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, I2 करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है। सो अब हम लोग का कितना हो जाएगा प्लस का 21 I2 प्लस का 21 I2 हो जाएगा, और यहां पर देखो हम लोग प्लस से माइनस की ओर मूव कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लेंगे फॉर क्लोज्ड लूप ABCDEFGA, ABCDEFGA। सो अब हम लोग इस डायरेक्शन मूव करेंगे। देखो करंट हमारा I3 किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में, और हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इस बार हम लोग पॉजिटिव का लेंगे, 40 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 41 I3, तो ये हो जाएगा 41 I3, और यहां पर देखो हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस का 45, और यहां पर देखो हम लोग करंट कितनी है I2 इसमें, और हम लोग जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में DEF की डायरेक्शन में। सो 20 और 1 मिलके हो जाएगा 21, काहे का रहेगा प्लस का 21 I2 करंट हम लोग की नीचे की ओर ऐसे फ्लो होगी, और हम लोग इधर को आ रहे हैं तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों ऐड होगा, और जो इनका प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा प्रोडक्ट। और शेल में देखो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। सो इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकेंड, इट इज इक्वेशन थर्ड। सो इस तरीके से किसी भी लूप के लिए हम लोग इक्वेशन बना के उसमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एग्जांपल नंबर 3.6। इस एग्जांपल में हम लोग को एक फिगर गिवन है जिसका हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट थ्रू ईच एज। जो आपको क्यूब गिवन है उस क्यूब में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके उसकी साइड्स में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस का हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
और इसकी एजेस में जो करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर, I/2 एम्पियर। सो इसकी हम लोग को वैल्यू निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से करें तो हम लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ही कठिन लगेगा। सो सिंपली हम लोग इस पर किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाकर बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। सो देखते हैं, आंसर इसका लिखते हैं हम लोग, फॉर क्लोज्ड लूप। अब हम लोग क्लोज्ड लूप इसमें लेंगे ए बी सी सी डैश ई ए। सो क्लोज्ड लूप लोग हो जाएगा ए बी सी सी डैश ई एंड ए। सो जब हम लोग ए से बी की ओर मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन मूव करेंगे, तो हम लोगों का जो साइन रहेगा आई और आर का क्या रहेगा, निगेटिव, माइनस का आई आर। और जब हम लोग बी से सी की ओर मूव करेंगे तो भी हम लोग का साइन कैसा रहेगा, निगेटिव, क्योंकि हम लोग करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। सो माइनस का I/2 R हो जाएगा। और जब हम लोग सी से सी डैश की ओर जाएंगे तो भी हम लोग का निगेटिव ही रहेगा आई आर, क्योंकि हम लोग तीनों केसेस में किधर मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। सो जब हम लोग करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लोग साइन कैसा लेंगे, निगेटिव। और अब जब हम लोग इधर मूव करेंगे, सो यहां पर देखो हम लोग सेल में माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 5/2 आई आर इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 10 इंटू 2/5, 5 2 जा 10। सो आई और आर की वैल्यू कितनी है हम लोग की, 1 ओम। जो ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन सभी की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। सो सिंपली हम लोग यहाँ 1 रख देंगे और ये 2 2 जा 4। सो आई इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। आई की वैल्यू 4 एम्पियर हो जाएगी। और जो आर इक्विवेलेंट होगा ये हम लोग निकाल लें कि जो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ई अपान आर इक्विवेलेंट। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान आर इक्विवेलेंट। सो सिंपली अगर आर इक्विवेलेंट हम लोग यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आई। सो यहां पर करंट हम लोग की जो है टोटल करंट कितनी सर्किट में फ्लो हो रही है, 3I। तो हम लोग यहां पर जब करंट लेंगे पूरे सर्किट के लिए तो करंट की वैल्यू कितनी लेंगे, 3I। सो यहां पर E की वैल्यू कितनी है हम लोग की, 10 और अपान में 3 और इनटू में I की वैल्यू कितनी आई है, 4। सो ये कितना हो जाएगा, 10 अपान, इसको हम लोग 12 हो जाएगा यहां पर और काट लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की, 5/6 ओम। और करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर की। सो हम लोग का सिंपल आंसर कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया हम लोग का 5/6 ओम। और जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 एम्पियर। और अगर हम लोग इससे I/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। सो सभी एजेस में जो जाने वाली करंट इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ए डैश में कितना जा रहा है, I एम्पियर की मतलब 4 एम्पियर। और AD जो इसकी आर है उसमें कितना जा रहा है, I/2 करंट मतलब 2 एम्पियर। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। So now students we will discuss about Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge क्या होता है, Wheatstone bridge is a circuit by which we can find the unknown resistance. Wheatstone bridge एक परिपथ होता है जिसके द्वारा हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। So Wheatstone bridge में क्या होता है, इसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं कि ये किसी पैरेललोग्राम की आर्म्स को रिप्रेजेंट करें। सो इसकी
मान लेते हैं 4 रेजिस्टेंस हमारे पास R1, R2, R3, R4, इनको हम लोग एडजस्ट करते हैं एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में A, B, C, D। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसकी आर्म्स के में 4 रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट करा दिए हैं और इसके इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल में हम लोग की K1 के द्वारा बैटरी जोड़ देते हैं और एक डायगोनल में की के द्वारा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा देते हैं। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ सर्किट in which 4 resistance are combined in such a manner that they represents arms of a पैरेललोग्राम। सो 4 रेजिस्टेंस को हम लोग इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। सो क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका एक डायगोनल AC है और इसमें हम लोगों ने बैटरी B कनेक्ट करा दी है और एक डायगोनल BD है, इसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा दिया है और ये R1 और R2 रेजिस्टेंस जो होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है और R4 हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस होता है। R4 हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस है और R3 हम लोग का नॉन रेजिस्टेंस या इस आर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। जो हम लोग की आर्म CD है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है। जो हम लोग का R3 रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग पहले इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं सर्किट को कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं और जो आपकी की है K1 और K2 इन दोनों को मिला देते हैं, टैप कर दिया मान लिया इस तरीके से। सो क्या होगा, अब हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जो R3 रेजिस्टेंस है हमारा इसकी वैल्यू हम इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। सो जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर जो है आपका G अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि आप जो ब्रिज है ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट। सो बैलेंस की स्टेट में हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाकर इन चारों रेजिस्टेंस में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। सो हम लिखते हैं वी एडजस्ट the value of R3 in such a manner that on tapping key K1 and K2 there is no deflection in galvanometer. It is known as balanced state। सो हम लोग R3 की वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि K1 और K2 को प्रेस करने पर
या टैप करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। सो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ ब्रिज या सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाती है। सो इस कंडीशन में हम लोग किरचॉफ का रूल लगाएंगे दोनों पास के लिए। एक हम लोग क्लोज्ड लूप ये ले लेंगे और एक क्लोज्ड लूप ये ले लेंगे। सो यहां पर हम लगाएंगे फॉर क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। सो इसमें हम लोग जब ए से बी की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा सिंपली माइनस I2 R2। और जब हम लोग बी से डी की ओर जाएंगे तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0 और प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग डी से ए की ओर जाने पर करंट के अपोजिट जाएंगे, सो हम लोग प्लस कर लेंगे। सो यहां पर क्या हो जाएगा सिंपली I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 एंड I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, या फिर यहां से लिख लेंगे I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। सो ये है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फॉर क्लोज्ड लूप, अब हम लोग क्लोज्ड लूप लेंगे बी सी डी बी, बी सी डी बी। सो बी से सी की डायरेक्शन हम लोग करंट की डायरेक्शन में चलना है, इसलिए माइनस का I2 R4 और ये प्लस का I1 R3 एंड ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग I1 R3 और इसको उधर ले जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा I2 R4। सो यहां पर क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली R3 अपॉन R4। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। सो हम लोग इक्वेशन यहां पर ये हम लोग का हो जाएगा R1 R2 R3 R4 I2 R4 और प्लस I1 R3। सो I1 R3 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R4। सो I1 के नीचे I2 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हम लोग का R4 अपॉन R3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर I2 को ऊपर कर दें और I1 को नीचे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपली R3 अपॉन R4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो R1 R2 और R3 की वैल्यू हम लोग को नॉन होती है, और जो नॉन रेजिस्टेंस है R4 इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इससे R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर R4 को हम लोग इधर लेकर के आए तो R3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 अपॉन R1। सो इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो एक बार फिर से समझ सकते हैं आप लोग, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक सिंपल सा सर्किट होता है जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन व्हीट स्टोन ब्रिज 4 resistors are arranged in such a manner that they represents arms of a parallelogram. In one diagonal of this parallelogram, a battery is connected through key K1, and in another diagonal, a galvanometer is connected through key K2. अब हम लोग क्या करते हैं कि R3 की वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। We adjust the value of R3 in such a manner that on pressing key K1 and K2 there is no deflection in galvanometer। R3 का मान हम इस प्रकार
समायोजित करते हैं कि कुंजी K1 और K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इन दिस स्टेट ब्रिज इज नोन एज बैलेंस स्टेट। इस अवस्था में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग ए बी डी ए के लिए लगा देंगे किरचॉफ का सेकंड रूल फॉर क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ के नियम से सेकंड जो हमारा लूप रूल है उससे हम लोग लिख लेंगे। और फॉर क्लोज लूप बी सी डी बी, इसके लिए भी हम लोग लूप रूल लगा देंगे फॉर क्लोज लूप बी सी डी बी। और यहां पर भी लिख देंगे किरचॉफ सेकंड रूल। सो उससे हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे जिससे हम लोग अपना नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।